नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों, चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगर आप भी ग्राम पंचायत चुनाव 2025 की अपडेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें आप सभी को ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट नियम बताएंगे। अगर आपने इन नियमों को नहीं जाना तो आप जो है एक गलती कर सकते हैं यहाँ पर चुनाव से पहले, और वो आपको नहीं करनी है। जैसा कि अब सरपंच और पंच चुनाव में खड़े होने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। सरपंच उम्मीदवार को कितनी उम्र चाहिए, कितनी उम्र की गणना होती है, कब से होती है, कितनी इसमें पैसे लगते हैं क्या, उसकी भी बात करेंगे। तो आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना है और जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को लगातार सभी योजनाओं की अपडेट मिलती रहेगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। तो बात करेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, आपको जिस ग्राम पंचायत से प्रधानी सरपंच चुनाव लड़ना है उस गांव के मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं। बीडीसी के लिए कोई भी व्यक्ति विकासखंड को किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो, किंतु जिस बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक का नाम संबंधित बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किंतु इनके लिए भी प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र भरना होता है, जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद या फिर मुकदमों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होता है। यही न्यायालय या उम्मीदवार के खिलाफ कोई मुकदमा हो तो उससे का भी विवरण शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। निचली अदालत में यानी सजायाफ्ता यानी सजा काटने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उस व्यक्ति की अपील ऊपरी अदालत से लंबित है तो वह चुनाव लड़ सकता है। जैसा कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों पर पंचायतों के किसी भी प्रकार के टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक से बना अंधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तावक के हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने पर, प्रस्तावक के मुकर जाने पर उसका नामांकन निरस्त हो जाएगा। शपथ पत्र में दी गई कोई भी सूचना प्रमाणिकता गलत पाई जाने पर नामांकन निरस्त हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप सामान्य प्रश्न देख सकते हैं जिसमें सवाल किए गए हैं, इनको आप देख लेंगे तो आपको सभी प्रश्न को जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि पंच सरपंच के चुनाव लड़ने हेतु कितनी उम्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र चाहिए। न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जा सकती है? तो न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देशित की समीक्षा के दिवस को की जाएगी। जब आपका फॉर्म भरेगा उसके अनुसार जिस भी सन में फॉर्म भर रहा है उस सन के अनुसार गणना की जाएगी। जैसा कि सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो पंच पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, लेकिन अगर सरपंच पद है तो उसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो 5वीं पास होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव में पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधित क्या प्रावधान है? क्या मृत संतान भी गणना में शामिल होगी? इसका आंसर रहेगा पंच सरपंच हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। जो जीवित माता पिता हैं उनकी संतान के साथ गिनी जाएगी जो गोद ले रखी हैं। किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है? इसका आंसर रहेगा कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी भी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह उस पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंच का चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? नहीं है। इसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। कोई सी भी वार्ड में नाम हो वो चुनाव लड़ सकता है। क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। सरपंच अपना कोई भी इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है।
सरपंच पद का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? तो सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? तो सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है। पंच सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की सीमा क्या है? तो पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है, लेकिन सरपंच पद है तो नामांकन व्यय सीमा 20,000 रुपये तक कर सकता है। पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है और वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के अयोग्य घोषित नहीं दिया गया हो, मतलब अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से चुनाव मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है? तो पंचायती संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गों की महिला अभ्यर्थी हो सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ट्रेंडिंग यानी ट्रेंडर वोट की गणना मतदान में की जा सकती है? तो ट्रेंडर वोट की गणना मतदान में नहीं की जा सकती। पंच और सरपंच पद के उम्मीदवार की कितनी जमानत राशि निर्धारित है? तो पंच पद के लिए कोई जमानत राशि नहीं होती है, लेकिन जो सरपंच पद होता है उसके लिए 500 रुपये निर्धारित है। अगर आरक्षित वर्ग में महिला है तो जो राशि रहेगी वो 250 रुपये निर्धारित है। क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? तो सरकार के किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या सरपंच का यानी सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पति या पत्नी को इलेक्शन एजेंट निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है? तो सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने का अधिकार जो प्राधिकार है वह है ही नहीं, तो प्राधिकार ही नहीं है। जैसा कि पोलिंग एजेंट है जो मतदाता अभिकर्ता है की नियुक्ति कैसे होती है? तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं? तो गणना एजेंट हेतु यानी रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाता है। यथा पंच या सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं नहीं। भाई मतलब यहाँ पर प्रश्न है, क्या पंच का सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं? तो नहीं होते हैं। किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया है? जवाब रहेगा, नाम वापसी के अंतिम दिन नियत समय तक कोई भी अभ्यर्थी मतलब रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थता वापस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशित पत्र भर रखे हैं और वह एक नाम निर्देशित पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र वापस लिए माने जाएंगे। यदि कोई मतदाता अपने मत को सार्वजनिक मतदाता करता है तब क्या प्रक्रिया होती है? क्या वह मतदाता निरस्त किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय अपना मत को सार्वजनिक करता है तो मतदान अधिकारी को उसका मत जो है खारिज करने का अधिकार है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सभी जो हैं इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं क्या नहीं है, क्या चुनाव से संबंधित नियम है। मैं वीडियो को आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के पढ़ लेना, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना, जिससे आप सभी इन नियमों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये PDF चाहिए तो आप सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इस वीडियो की जो PDF है पूरी मिल जाएगी। वहां से सभी नियमों को पढ़ सकते हैं।
और अगर आप सभी इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक नई योजना की अपडेट आप सभी को पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।